Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss some important MCQs for SST Biochemistry Test. तो अगर तो आप लोग SST Biochemistry Test में appear होने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. So let's start. First we have some questions from chemistry section. Then we will discuss about bio section. So first question is, in which molecule strong hydrogen bond is present? इन मॉलिक्यूल्स में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा? तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है. और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन. तो अगर हम HF में देखें तो आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ होगा. अगर हम H2O में देखें तो हाइड्रोजन का बॉन्ड हमारा किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ. अमोनिया में हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ होगा? नाइट्रोजन के साथ. जबकि CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. तो इन तीनों में से अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड उसका होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी किसका होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा. देन सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है. देन थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है. तो अगर तो हम इनकी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF में होगा. देन आपका H2O में होगा. देन आपका NH3 में होगा. एंड सबसे लीस्ट आपका मीथेन में होगा. हालांकि मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? ए, हाइड्रोजन फ्लोराइड. ओके. Then next is when L is equals to 3, N is equals to 4, number of electrons in subshell is. अब यहाँ पे आपको L एजमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है. तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए सबशेल के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 इंटू 2L प्लस 1. तो हमारे पास L की वैल्यू क्या मिली हुई है हमें? 3. 2 इंटू 3 प्लस 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7. तो 2 इंटू 7 आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 14. ओके. तो आंसर हमारा क्या होगा? D 14. ये तो हो गया कि आप लोगों ने फार्मूला के थ्रू किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास टेस्ट में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता तो सिंपली MCQs, इस तरह के MCQs अगर आपके पास आते हैं तो आपको इनको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी होगी. एक तो ये चीज आपको पता होगी कि अगर तो एजमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, इट मींस S सब शेल है. अगर L की वैल्यू 1 है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट P. अगर L की वैल्यू 2 है तो वो D होगा. अगर L की वैल्यू 3 है तो वो F होगा. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि L की वैल्यू 3 है. L की वैल्यू 3 है, इट मींस ऑर्बिटल कौन सा होगा? F होगा. और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि S के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2. P के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो सिंपली बगैर कोई टाइम वेस्ट किए, बगैर कोई फार्मूला यूज किए, आप ऐसे भी कर सकते हो कि एल की वैल्यू 3 है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एफ ऑर्बिटल. और एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 14. सो 14 विल बी द करेक्ट आंसर है. ओके. देन नेक्स्ट इज वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी. अब हमें पता है कि बाकी के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनमें वाटर का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा अनयूजुअल होता है. और वाटर की जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे पाई जाती है? वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है. अगर तो टेम्परेचर 4 से बढ़ेगा या 4 से कम होगा तो वाटर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी. सबसे ज्यादा वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री पे होती है. और कितनी होती है? वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. और मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी की वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. देन नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास का यूनिट या तो आपका होगा ग्राम या होगा किलोग्राम, और वॉल्यूम आपका किस चीज में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में. तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसका यूनिट कर सकते हो, ऐसा ही यूनिट, या आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब कर सकते हो. ओके. वॉल्यूम आपका या तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा.
तो अगर तो किलोग्राम है तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम होगा, अगर तो ग्राम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका डेंसिटी का यूनिट. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. Okay, then next we have a numerical based question of density. A cube has a mass of 200 gram and volume of 50 centimeter cube. What is its density? हमें गिवन क्या है? हमें मास गिवन है कितना? 200 ग्राम. और हमें क्या चीज गिवन है? वॉल्यूम गिवन है कितना? 50 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड आउट क्या करना है? हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सिंपली हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास कितना है आपका? 200 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है आपका? 50 सेंटीमीटर क्यूब. 50 फोर जा हो जाएगा आपका 200, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ये आपकी डेंसिटी आ गई. बी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर हियर. Then next we have another numerical based question of density. A block of wood has a density of 0.8 gram per centimeter cube. अब यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको मास फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है? डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम गिवन है आपको कितना? 250 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड आउट क्या करना है आपको? मास फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला क्या था हमारे पास? D इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी. इसमें से मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ हो जाएगा D इंटू वी. डेंसिटी क्या है आपकी? 0.8. वॉल्यूम क्या गिवन है आपको? 250. 0.8 इंटू 250 विल बी इक्वल्स टू 200. तो आपका मास आ गया 200 ग्राम. सो B 200 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. ओके. Then next is, which of the following equations represents a decomposition reaction? अब इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है, कौन सी इक्वेशन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रही है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड टूटता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूटता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. अगर तो हम ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. देन सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड आपके पास क्या है? ए प्लस बी सी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका C जो है वो A के साथ जाके लग रहा है, B अलग हो रहा है, तो ये बेसिकली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका. अगर हम ऑप्शन C को देखें तो एक कंपाउंड है आपका AB, ये टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? दो सब्सटेंसेस में, तो ये हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके. देन लास्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन C, जिसमें एक कंपाउंड टूट के सिंपलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है. ओके. देन नेक्स्ट वो ये फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ. अब ये आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है. तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे हैं, एडिशन हो रही है, जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, और एक प्रोडक्ट बन रहा है. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाए, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Okay, then next we have a question from equilibrium section. In which of the following reaction Kp is less than Kc? अब यहाँ पे हमें डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस दिए हुए हैं. इनमें हमें बताना है कि कौन से रिएक्शन में Kp की वैल्यू Kc से कम होगी. तो उसके लिए सबसे सिंपली, क्योंकि हमें MCQ सॉल्व करने हैं, तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर तो आपकी डेल्टा N की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, ओके, तो Kp की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? Kc से. अगर तो आपकी डेल्टा N की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, इट मीन्स Kp की वैल्यू Kc के बराबर होगी. अगर तो आपकी डेल्टा N की वैल्यू लेस देन 0 है, देन आपकी Kp की वैल्यू लेस होगी Kc से. ओके. तो डेल्टा N क्या है? यहाँ पे डेल्टा N आपका है प्रोडक्ट साइड पे जितने भी मोल्स होंगे उनको हम माइनस कर देंगे, रिएक्टेंट साइड पे कितने भी मोल्स होंगे. तो डेल्टा एन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके.
तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने मोल हैं 1 और प्रोडक्ट साइड हमारे पास एक इसका टोटल हो गए 2। तो यहाँ पे ए में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू अगर हम निकालें तो डेल्टा एन आ जाएगा प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, देन बी में अगर हम देखें तो बी में क्या है, आपके रिएक्टेंट वाली साइड 2 मोल्स हैं, N2 का 1 मोल है, O2 का 1 मोल है और प्रोडक्ट वाली साइड भी आपके 2 मोल्स हैं। तो बी में डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट वाली साइड 2 माइनस रिएक्टेंट की साइड 2 इज इक्वल्स टू 0। देन सी में अगर हम देखें तो आपकी रिएक्टेंट की साइड आपका 1 मोल H2 का है, एक Cl2 का है, तो 2 मोल हैं टोटल, उस साइड भी 2 मोल हैं, तो यहाँ पे भी डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम डी में देखें तो यहाँ पे आपके 2 मोल इसके 1 मोल इसका टोटल हो गए 3 मोल, यहाँ पे टोटल है 2 मोल। प्रोडक्ट की साइड आपके मोल कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट की साइड 3, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केपी की वैल्यू केसी से कम किस केस में होगी, तो जिस केस में आपकी डेल्टा एन की वैल्यू 0 से लेस होगी उस केस में आपकी केपी की वैल्यू केसी से लेस होगी। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 से लेस किस में है, ऑप्शन डी में आ रही है -1। तो इट मीन्स आप ऑप्शन डी जो है इस वाली इक्वेशन में केपी की वैल्यू केसी से कम होगी। बाकी अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, इट मीन्स इस इक्वेशन में केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा है। और बी एंड सी में डेल्टा एन की वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स केपी इज इक्वल्स टू केसी। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ओके, देन नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। अब हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम आजकल यूज करते हैं वो जो हेनरी मोजले ने प्रपोज की थी, तो उसका जो पीरियोडिक लॉ था वो ये था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो बेसिकली पूरी की पूरी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। Elements are arranged in the order of increasing atomic number. So B atomic number is the correct answer. Then next is number of periods in periodic table. तो ये तो हम सबको पता है और आपको भी पता होगा अच्छे से अगर तो आपने तैयारी की है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स होते हैं 7 और टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं 18। ओके, देन एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम व्हाट। हमें पता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में एलिमेंट्स को इसी हिसाब से रखा गया है कि जो एलिमेंट्स आपके एक ग्रुप में पाए जाएंगे, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज होंगी, केमिकली वो सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। तो एक ग्रुप में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज। अब पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। अगर हम पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, एटम का डिक्रीज होता है। और जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो एटम का एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, वो इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपके जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है मीन्स उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है और न्यूक्लियर चार्ज जितनी ज्यादा होगी उतनी अट्रैक्शन के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से एटम का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो पीरियड में एटम का साइज डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देन इसी तरह से अगर हम ग्रुप में देखें तो डाउन दी ग्रुप जैसे हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि डाउन दी ग्रुप जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है इसके नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं, देन नंबर ऑफ शेल्स आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस से लेके आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज इंक्रीज होता है।
तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू मोर शेल्स, सो बी मोर शेल्स विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन एलिमेंट्स में से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन. और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है. तो इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑप्शन सी, फ्लोरीन. देन हेलोजेंस बिलोंग टू. अब यहाँ हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ग्रुप 17 होता है उसको या तो हम ग्रुप 17 कहें या A7A उसको कहा जाता है, अगर तो हम ए सब डिविजन्स में देखें तो. और जो 7A ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हेलोजेंस कहा जाता है. हेलोजेंस मींस सॉल्ट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इनमें से सॉल्ट्स बनते हैं, तो इस वजह से इनको हेलोजेंस कहा जाता है. तो हेलोजेंस या तो आपके पास ऑप्शन होगा 7A या आपके पास ऑप्शन होगा 17, या तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? हेलोजेंस कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? सी, ग्रुप 17 इज नोन एज हेलोजेंस. देन नेक्स्ट वो ये आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय. अब हमारे पास तीन तरह के बॉन्डिंग होती हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. सो आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है. तो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है इनमें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक एंड कोवेलेंट को अगर हम कंपेयर करें तो. देन नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन. अब हमारे पास जो भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज कब आती है? तो स्टार्टिंग में क्या होता है? जैसे ही हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है प्रोडक्ट बनती जाती है तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाता है. एक टाइम आता है जिस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है. उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है? जब फॉरवर्ड इक्वेशन का रेट बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाए तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाती है. ओके, देन next we have a problem based question: what will be the volume of 9 gram of nitrogen at 300 Kelvin and 760 millimeter mercury? आपको डेटा जो दी हुई है उसमें आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. आपको क्या चीज गिवन है? मास गिवन है 9 ग्राम. किस चीज का जिक्र हो रहा है? नाइट्रोजन का जिक्र हो रहा है, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो 14 इंटू 2 आपका हो जाएगा 28 ग्राम. टेम्परेचर आपको गिवन है कितना? 300 केल्विन. प्रेशर आपको कितना गिवन है? प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इसको या ये आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है. ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे? सिंपली हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इज इक्वल्स टू nRT. फाइंड आउट क्या करना है हमें? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P. अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. गिवन मास कितना है हमारे पास? 9 ग्राम. मोलर मास कितना है? 28. तो 9 डिवाइडेड बाय 28, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0.32. ओके, अब सिंपली हम क्या करेंगे? फार्मूला में वैल्यूज को पुटअप करेंगे. n की आप वैल्यू रखेंगे 0.32. ओके, और r की वैल्यू कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0.0821 इनटू टेम्परेचर आपको गिवन है 300. डिवाइड कर देंगे, प्रेशर की वैल्यू 1 थी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो आपका आंसर आ जाएगा 7.92.
ओके, वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा आपका लीटर हो जाएगा। तो 7.92 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 लीटर हो जाता है। सो ए अप्रोक्सीमेटली 8 लीटर विल बी दी करेक्ट ऑप्शन हेयर। Then next is how many moles of potassium chloride are present in 1000 ml of 0.3 molar solution? तो ये बेसिकली मोलरिटी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोग को फार्मूलाज लाजमी याद होने चाहिए। तो मोलरिटी का फार्मूला हमें पता है कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। अब यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, हमें जो है वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है, 1000 ml। तो 1000 ml हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। मोलरिटी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.3 दी हुई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलरिटी क्या है हमारी, क्या गिवन है, 0.3। वॉल्यूम हमारा लीटर में 1 है, तो आंसर आ जाएगा 0.3 मोल। अगर तो हम 0.3 मोल पोटेशियम क्लोराइड के लेकर 1000 ml में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो मोलरिटी 0.3 मोलर ही बनेगी। ओके, then next is how many lone pairs are present on ammonia? अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? तो अगर तो हम अमोनिया का मॉलिक्यूल देखें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हमारे पास, हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, दूसरे के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, देन थर्ड हाइड्रोजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूटिलाइज हो गए, बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2। तो अब इसके पास अगर हम देखें तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, इसके पास एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर इसके पास 3 है, और लोन पेयर कितने हैं, इसके पास एक लोन पेयर है। ओके, तो अमोनिया के अंदर कितने लोन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरह वाटर का भी पूछा जा सकता है कि वाटर के अंदर कितने लोन पेयर्स होते हैं। तो वाटर को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, जिसमें से एक वो यूटिलाइज करता है इस हाइड्रोजन के साथ, एक वो इस हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज करता है। बाकी इसके पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है, एग्जाम में आ जाता है कि वाटर के अंदर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, वाटर में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, और लोन पेयर्स भी कितने हैं, 2। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। Then next is the process in which acid is mixed with base and then a salt and water are formed. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन हो और क्या चीज बने, सॉल्ट एंड वाटर बने, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बी, न्यूट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर है। जैसे सिंपली हमारे पास एग्जांपल है, एसिड HCl प्लस बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, देन पीएच ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारे पास सॉल्ट है, तो सॉल्ट्स की पीएच हम कैसे बताएंगे, तो सॉल्ट्स की पीएच बेसिकली हम ये देखेंगे, हमने अभी देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड एंड बेस आपस में मिल रहे हैं और क्या चीज बन रही है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ओके, इट मींस सॉल्ट की फॉर्मेशन में एसिड एंड बेस आपस में मिलते हैं, सॉल्ट बनता है। अब वो एसिड एंड बेस या तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा या स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा वीक बेस यूज होगा, या वीक बेस यूज होगा वीक एसिड यूज होगा, और इसी तरह से वीक एसिड वीक बेस यूज हो सकता है। तो अगर तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलके कोई सॉल्ट बना रहे हैं, तो वो सॉल्ट जो होगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ओके, अगर तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका वीक है, तो आपका जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। अगर तो आपका एसिड वीक है, ओके, और स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, तो आपका जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, बेसिक। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो एसिडिक हो जाएगा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट आपका बेसिक हो जाएगा, इसके अंदर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी वीक एसिड एंड वीक बेस जब आपस में मिलते हैं तो उनके लिए फिर हमें देखना पड़ता है, वो फिर डिपेंड करता है कि एसिड एंड बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ओके,
तो अगर तो न्यूट्रल है इट मीन्स उसकी पीएच कितनी होगी 7। अगर तो एसिडिक है इट मीन्स उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। अगर तो बेसिक है इट मीन्स उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड की पीएच कितनी होगी। तो सोडियम क्लोराइड हमें पता है कि HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनता है। HCl भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। और न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। So B7 will be the correct answer here. Okay. Then next we have some questions from biology section. So first question is about enzymes. Enzymes और enzymes क्या होते हैं basically? एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। और ये होते क्या है बेसिकली, ये प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट बाइंड्स टू दी ब्लैंक ऑफ एन एंजाइम। अब एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, एंजाइम्स के ऊपर बेसिकली हमारे पास कोई भी एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पर आकर सबस्ट्रेट लगता है। ओके, देन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम आपस में मिलके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन उसमें से क्या बनती है, आपकी प्रोडक्ट बनती है। तो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम पे आके अटैच होगा। देन आपका एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। देन आपका एंजाइम अलग हो जाएगा। ओके, और आपकी जो प्रोडक्ट बननी होगी वो बनेगी। तो बेसिकली एंजाइम के सरफेस के ऊपर सबस्ट्रेट जहाँ पे आके अटैच होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, देन नेक्स्ट इज विच एंजाइम ब्रेक डाउन दी स्टार्च। कौन सा एंजाइम इनमें से स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को तोड़ता है। तो बेसिकली अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को तोड़कर उसमें से सिंपल शुगर्स बनाता है, जैसे कि माल्टोज हो गया। अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें सेल्यूलेज, तो सेल्यूलेज किसको ब्रेक डाउन करता है, सेल्यूलोज को। ओके, देन लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, फैट्स को या लिपिड्स को। ओके, देन आपका अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, जबकि प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को ब्रेक करेगा, लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स को या फैट्स को तोड़ेगा, अमाइलेज जो है वो स्टार्च को तोड़ता है, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। तो स्टार्च को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। ओके, सी अमाइलेज इज द करेक्ट आंसर। विच एंजाइम इज एब्सेंट इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा इनमें से एंजाइम जो है वो नहीं हो पाया जाता। तो अमाइलेज को अगर हम देखें तो वो भी प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी आपका सलाइवा में होता है, जबकि लाइसोजाइम भी होता है। कौन सा नहीं होता, वो ट्रिप्सिन नहीं होता। अमाइलेज को अगर हम देखें तो अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, जबकि जो लाइपेज है वो थोड़े बहुत लिपिड्स को तोड़ने में हेल्प करता है। और आपका जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है, वो माउथ को बैक्टीरिया से रोकता है। जबकि ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। ट्रिप्सिन आपका ह्यूमन सलाइवा में नहीं होता, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, पेनक्रियाज में होता है। और वहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव होता है और वहां पे जाके ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवा में ये सारे एंजाइम्स होंगे सिवाय किसके, ट्रिप्सिन के। ओके, सो डी ट्रिप्सिन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज। अब एरोबिक रिस्पायरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। और ग्लूकोज इसमें टूटता है, किस चीज में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम देखें कि एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है, बेसिकली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला भी आ सकता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो ब्रेक डाउन होता है और क्या चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर एंड
अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है। ओके, तो कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही है हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन में? ग्लूकोज कंप्लीटली किस चीज में ब्रेक डाउन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ओके, सो सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हमारे पास टिश्यूज होते हैं जो वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर को जो टिश्यूज वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जाइलम होते हैं, जबकि फूड किन टिश्यूज के थ्रू होता है? फूड को ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू। तो फ्लोएम टिश्यूज फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, जबकि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर वाटर को कौन से टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो जाइलम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूड को कौन सा टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपका हो गया फ्लोएम। ओके, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बी, जाइलम। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। अब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो मोस्टली किस चीज की बनी हुई होती है? वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। कुछ इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसके अंदर, लेकिन जो मेजॉरिटी में जो चीज प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो सी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is site of protein synthesis. न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इनमें से प्रोटीन कहाँ पे बनता है? तो प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। राइबोसोम्स जो है वो एक्टिव साइट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग सेल्स। ओके, और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एटीपी बनता है, जबकि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चीज है हमारे पास? राइबोसोम है। सो बी, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। Then ATP is produced in ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी की फॉर्म है। ये कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेम वही आपके पास क्वेश्चन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन एज द ब्लैंक ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है? एनर्जी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। then which is secreted by the liver and stored in gallbladder। लिवर के अंदर जो है एक डाइजेस्टिव फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको बाइल कहा जाता है। ओके, और ये बाइल कहाँ जाके स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है। और इस बाइल की जो रेंज होती है, जो पीएच होती है, वो अल्कलाइन होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो मोस्टली 7.6 से 8.8 तक होती है। और ये किस चीज में हेल्प करता है? ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लिवर से जो चीज सीक्रेट हो रही है उसको बाइल कहेंगे, और बाइल कहाँ जाके स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। सो सी, बाइल इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट। जैसे ही हम कोई भी चीज इंटेक करते हैं तो डायरेक्ट पहले माउथ में जाती है, देन ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। तो प्रोटीन्स कहाँ पे? प्रोटीन्स की जो केमिकल डाइजेशन है वो कहाँ पे? अगर तो आप कोई ऐसी चीज इंटेक कर रहे हो जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स की जो केमिकल डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? तो जैसे ही आपका फूड जो है स्टमक में जाता है, तो स्टमक किस चीज को सीक्रेट करता है? स्टमक से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है पेप्सिनोजेन, ओके, और दूसरा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है, और HCl क्या करता है? इसको एक्टिव करके किस चीज में कन्वर्ट करता है? इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। और वो पेप्सिन फिर क्या करता है? पहला एंजाइम ये होता है ये जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली प्रोटीन्स की जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ पे होती है? स्टमक में स्टार्ट होती है, जब आपका पेप्सिन एंजाइम बनता है। ओके, देन नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। अब अगर हम देखें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, जैसे ही हम फूड इंटेक करते हैं वो माउथ में जाता है, देन माउथ से ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम से आपका जो है वो सॉलिड जो है वो जो सॉलिड वेस्ट जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम ईसोफेगस को देखें तो ईसोफेगस और कुछ भी नहीं है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मोस्टली फूड पाइप भी कहते हैं। इसका काम और कोई भी नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, ये माउथ से जो भी फूड मटेरियल आ रहा है उसको स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट पास द फूड टू स्टमक। ईसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है जो क्या करता है, सिंपली जो भी फूड इनटेक होता है उसको माउथ से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सो डी, इट पास फूड टू स्टमक इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज undigested food is expelled from the human body through हमारी बॉडी में जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी डाइजेशन होती है, सब कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, वो किस चीज से बाहर निकलता है। तो अगर हम देखें, अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाता है, माउथ। ओके, देन हमारे पास आ जाता है ईसोफेगस। देन ईसोफेगस से फूड हमारा कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे सारी की सारी आपकी डाइजेशन होती है। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो, अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो भी सॉलिड वेस्ट होगा वो आपका कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा। एंड देन रेक्टम से फिर कहाँ जाएगा, आपका एनएस में जाएगा। एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ से एक्सपेल हो रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जा रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ माइटोसिस। इनमें से कौन सी स्टेज माइटोसिस की स्टेज नहीं है। तो अगर हम माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस क्या है, बेसिकली सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल में, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही आपके डॉटर सेल्स में होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के 4 फेसेस होते हैं। एक होता है आपका प्रोफेज। ओके, देन नेक्स्ट होता है आपका मेटाफेज। ओके, देन आपका होता है क्या, एनाफेज। एंड देन लास्ट आपका होता है टेलोफेज। ओके, तो आपके जो 4 स्टेजेस हैं माइटोसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइटोसिस की नहीं है स्टेज, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है। साइटोफेज माइटोसिस की स्टेज नहीं है। सो सी, साइटोफेज इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is process in which body cells divide for growth, repairing and development is called। अब बेसिकली जो है माइटोसिस ही इसका आंसर होगा, क्योंकि माइटोसिस में क्या होती है, सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके अंदर आपका पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू आइडेंटिकल में। अब अगर हम मियोसिस को देखें तो मियोसिस भी आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसमें गैमेट्स बनते हैं और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से आधे होते हैं। माइटोसिस में पूरे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मियोसिस में आधे होते हैं। और माइटोसिस जो है वो ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट के लिए सेल्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, माइटोसिस। ओके, देन नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी जो है वो सीक्वेंस सही है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होती है, ऑर्गेनेल होते हैं। ऑर्गेनेल जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस होगी वो होगी सी, ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल, देन सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is which of the following is not a part of human eye? रेटिना, प्यूपिल एंड कॉर्निया, ये तीनों आई के पार्ट्स हैं, जबकि कोक्लिया जो है वो एयर का पार्ट है, आई का पार्ट नहीं है। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज वाइट पार्ट ऑफ आई दैट प्रोटेक्ट्स द आई बॉल। हमारी आईज में जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है जो आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्क्लेरा कहते हैं। जबकि रेटिना क्या होता है, रेटिना इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जहाँ पे इमेजेस बनते हैं। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया आपका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का,
जहाँ से लाइट एंटर होती है उसको कॉर्निया कहते हैं, और कोरॉइड जो है वो मिडिल लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। सो स्क्लेरा जो है वो वाइट पार्ट होता है आई का, जो आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। Then next is in animals most food is stored in the form of, एनिमल्स में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो बेसिकली ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट्स में जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजेन को और एनिमल स्टार्च भी, क्योंकि प्लांट्स में जो स्टोर होता है उसको स्टार्च कहा जाता है, तो एनिमल में जो स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है, और ग्लाइकोजन को मोस्टली एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ग्लाइकोजन। ओके, देन ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, अब ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली सेल्यूलर रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेज होता है, और वो साइटोप्लाज्म में होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इसके अंदर होता क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरोवेट के, ओके, एंड एनर्जी बन प्रोड्यूस होती है, उसमें से दो एटीपी बनते हैं और दो आपके एनएडीएच बनते हैं। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स पायरोवेट के बनते हैं, पायरोवेट, और दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के, दो एनएडी। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या होगा हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। देन नेक्स्ट इज विच नाइट्रोजीनियस बेस इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं होता। अगर तो हम डीएनए को देखें तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं? एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। जबकि आरएनए में कौन से होते हैं? आरएनए में आपका एडिनाइन होता है, ओके, थायमाइन की जगह पे यूरेसिल होता है, देन साइटोसाइन होता है, गुआनाइन होता है, ओके। तो ये सारे डीएनए में डीएनए में आपका एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन होगा, आपके आरएनए में भी एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन होगा, जबकि डीएनए में आपका थायमाइन होता है, आरएनए में थायमाइन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल आरएनए में होता है, थायमाइन आपका जो है वो सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, जबकि साइटोसाइन एंड एडेनाइन आपके दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, थायमाइन इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, जबकि यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। म्यूटेशन इज अ चेंज इन, म्यूटेशन क्या है? बेसिकली म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए का सीक्वेंस जो है वो चेंज होता है। डीएनए में अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी कोई डीएनए में परमानेंट चेंज आता है, उसके सीक्वेंस में चेंज आता है, उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? बेसिकली इट इज अ चेंज इन डीएनए, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है? गोल्डी बॉडीज बेसिकली क्या करते हैं? राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, उन प्रोटीन्स को गोल्जी बॉडीज रिसीव करती हैं। उन प्रोटीन्स को गोल्जी बॉडीज रिसीव करने के बाद मॉडिफाई करके उनको पैक करते हैं, और पैक करने के बाद उनको बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशंस होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? बेसिकली राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन बनाया उसको रिसीव करके, उसको पैक करके, उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में, जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, वहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का? मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है? राइबोसोम्स का काम है। एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम है? आपका एनर्जी प्रोडक्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, जबकि आपका लिपिड डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वही है, आरबीसीज लेक न्यूक्लियस, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर बेसिकली इस वजह से न्यूक्लियस नहीं होता ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले हेमोग्लोबिन को। तो जो जितना ज्यादा अगर तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन वहां पे स्टोर होगा, और ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन आपके बॉडी तक पहुंचेगा। तो इस वजह से आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते टू कैरी मोर हेमोग्लोबिन, ओके।
थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट 1 था हमारा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्विक रिवीजन हो जाएगी। और अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स इस तरह के टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फर्दर डिटेल्स के लिए, फर्दर अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसकी लिंक मैंने कमेंट्स में दी हुई है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल करके भी फॉलो अप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।